श्री सूर्या सिन्हा की कैसेट जीतिए आप भी दूसरों का दिल के भाग 2 की साइड ए को सुन रहे हैं। अब हम जिस गुण या बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है सामने वाले को अपने पक्ष में प्रेरित करने का। उसका सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा बातें करने का अवसर दें। दरअसल इसके लिए जरूरी यह है कि उस व्यक्ति को यह लगे कि जो विचार आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो उसी का है। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं और एक बड़े स्तर का आप एक दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें आप एक अन्य सफल बिजनेसमैन को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहली और मूलभूत चीज है आपका प्रस्ताव। आप उस बिजनेसमैन से संपर्क करते हैं और उससे समय मांगते हैं कि आप उस प्रस्ताव पर उससे बात करना चाहते हैं। वो आपको किसी विशेष दिन 2 घंटे का समय दे देता है। अब आप क्या करेंगे? कायदा यह है कि आप निर्धारित समय पर उसके पास पहुंचे। यह ध्यान रखें कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। आप अपने लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय तय करें। शेष 1.25 घंटे उसके लिए छोड़ें। 10-15 मिनट में अपने प्रस्ताव की रूपरेखा बताकर उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें। याद रखें, आप उसे अपने बिजनेस में पार्टनर के तौर पर तैयार करने गए हैं। हो सकता है वो आपके प्रस्ताव में कुछ गुण दोष ढूंढे और आपको बताए। अब आपको पहला काम यही करना है कि उससे कहना है, जी हां, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने तो आपको ही ध्यान में रखकर यह प्रोजेक्ट सोचा है। आप और भी जो कमियां हो सकती हैं कृपया मुझे बताएं। मैं जानता हूं आप जो कुछ भी बताएंगे वो हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद ही होगा। ऐसा करते हुए आप लोक व्यवहार के बिल्कुल शुरुआती बिंदु दूसरे को महत्वपूर्ण महसूस कराना से शुरुआत करते हैं। आप पाएंगे कि उसके व्यक्तिगत अहम को तुष्ट करते हुए आप उसे उस स्थिति में ला रहे हैं कि वो इस प्रस्ताव को सम्मान देगा। आप देखेंगे कि उसने इसमें और अधिक दिलचस्पी दिखाई है। उसने उसे फिर से देखा, पढ़ा है और आपको कुछ और सुझाव उस प्रोजेक्ट के संदर्भ में दिए हैं। अगर आप बारीकी से गौर करें तो आप पाएंगे कि अब उसने आपके प्रस्ताव के कुछ विशेष गुण भी बताना शुरू कर दिए हैं। अब आप सिर्फ एक पंक्ति कह सकते हैं। बिजनेसमैन एसोसिएशन की पिछली मीटिंग में आपने यह कहा था कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना पसंद करेंगे जिसमें आपको समाज में सम्मान भी मिले और आर्थिक आजादी भी। आपकी इस एक पंक्ति का असर जानते हैं क्या होगा? तुरंत वो बिजनेसमैन उस प्रस्ताव को अपने व्यक्तिगत से जोड़ लेगा और उसे अपना ही विचार मानेगा। आप खामोशी से सुनते रहिए। वो बोलेगा और आपको बहुत से सुझाव भी देगा। आप कह सकते हैं, सर, आपकी बात से ही प्रेरणा लेकर मैंने यह प्रस्ताव तैयार किया है। आपके सारे सुझावों पर मैं गंभीरतापूर्वक विचार करूंगा क्योंकि आपके सारे सुझाव इस प्रोजेक्ट की बढ़ोतरी और बेहतरी के लिए ही आएंगे। और फिर आपके होने से यह भी निश्चित है कि मुझे भी एक प्रेरणा और बल मिलेगा। आपके अनुभव का लाभ भी मिलेगा और आपके होने से सफलता तो मिलेगी ही। अब आपने 2 चीजों सामने वाले आदमी को ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर
और अपने विचार को उसका विचार बनाने की कुशलता के साथ साथ जो तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य किया है वो है उससे हां कहलवाने का। आपने ज्यादा से ज्यादा उसी को बोलने का मौका दिया। इससे उसे अपनी महत्ता का एहसास हुआ। अपने विचार को आपने उसके विचार के तौर पर प्रस्तुत किया। इससे उसका व्यक्तिगत अहम तुष्ट हुआ। अब वो स्वयं ये सोचेगा कि ये उसी का प्रस्ताव है और वो आपको हां कह ही देगा। 1% यह हो सकता है कि वो आपसे कहे, जी हां जरूर, आप इन सुझावों के आधार पर एक प्रोजेक्ट की रूपरेखा बना लीजिए और ऐसा है कि नेक्स्ट संडे मैं फ्री हूं, आप आ जाइए, फिर बैठते हैं और बातें कर लेते हैं। आपके पास अब भी मौका है कि आप उस समय का सदुपयोग करते हुए उसके बताए समय पर पहुंच जाएं और उसके बताए सुझावों को शामिल करते हुए प्रस्ताव की अंतिम संशोधित रूपरेखा उसके सामने रखें और फिर उसे ही बोलने का मौका दें। और अब तो यूं भी, क्योंकि उसके सुझावों के आधार पर आपने अपने मूल प्रस्ताव में फेर बदल किया है, तो ये विचार अब और भी मजबूती के साथ उसी का हुआ। अब आप कह सकते हैं, सर आपने जो और जैसा बताया उसी के आधार पर यह नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, आप खुद ही देख लें। आप यकीन मानिए वो आपको हां कहेगा ही, क्योंकि उसके लिए आपका विचार उसका अपना विचार था। अपनी प्रतिक्रिया खुलकर देने का आपने उसे मौका दिया। इसके विपरीत अगर आप अपने प्रस्ताव की खूबियां खुद बखान करने लगते, ज्यादा से ज्यादा बोलते और ये जाहिर करते कि आपने एक असाधारण प्रस्ताव तैयार किया है, तो अधिक संभावना यही है कि वो उदासीनता के साथ आपको सुन तो लेता मगर बाद में टाल देता। किसी को भी नहीं कहने का मौका मत दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अभिमान होता है और एक बार अगर मुंह से नहीं निकल गया तो सही या गलत आदमी अपनी प्रतिष्ठा से उसे जोड़ लेता है और फिर उससे हां कहलवाना असंभव ही है। दूसरों का दिल जीतने के लिए आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे श्रोता हैं? क्योंकि अच्छा श्रोता होना वाकई एक खास गुण है जो बहुत ही मुश्किल से पैदा हो पाता है। यह तो सिद्ध हो चुका है कि हर आदमी ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में बात करना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा दूसरे से वो ये उम्मीद रखता है कि वो उसे सुने और उसकी बातों को एक स्वीकृति दे। इस तरह आप उस आदमी को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं कि वो एक बिंदु के बाद आपके बारे में बोले। आप उसे आपके बारे में बोलने का मौका दें, न कि स्वयं अपने बारे में बोलें। क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए, यह सुनने की जो विशेषता है, कुशलता है, यह हर कहीं सम्मान पाती है और ये दूसरों को सुनने की कला जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। किसी ने सही कहा है, सुनना सीखें। आपको उन लोगों से भी लाभ होगा जिन्हें ठीक तरह से बोलना नहीं आता।
क्योंकि अगर आप मन लगाकर धैर्य से दूसरे को नहीं सुनते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया बड़ी अधकचरी होगी, क्योंकि इसमें तथ्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए आप नाटक में काम करने वाले अभिनेताओं को ले लीजिए। अभिनय क्या है? संवाद क्या है? एक अंतरक्रिया या इंटरेक्शन? अधिकतर होता क्या है कि एक साथ जब मंच पर एक से अधिक अभिनेता अभिनय कर रहे होते हैं तो एक अभिनेता का सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि उसकी लाइन या संवाद कहां से शुरू होना है। वो दूसरे अभिनेता के संवाद के सिर्फ आखिरी शब्द को ध्यान में रखता है और इंतजार करता रहता है। जैसे ही वो आखिरी शब्द आता है वो अपनी लाइनें खटाखट बोलता चला जाता है और पूरी कर फिर भाव शून्य सा चुप हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि मंच पर एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है कि अभिनेता अपनी लाइनें भूल जाते हैं और एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं। कारण जानते हैं क्या होता है? उनके बीच में संवाद हुआ ही नहीं। सभी का ध्यान तो इसी बात पर केंद्रित रहता है कि उनकी पंक्तियां कब शुरू होंगी। उन्होंने एक दूसरे को सुना ही नहीं। अगर वे एक दूसरे को सुनते तो चरित्रों के आपसी भावनात्मक व्यवहार से वे स्वयं ही भीतर से प्रेरित होते और फिर उनके बीच में जो होता वो एक सटीक सार्थक संवाद होता, न कि अलग अलग लोगों के वक्तव्य। ये दूसरे को सुनना या एक सक्षम श्रोता बनना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा भी है, कई लोग सिर्फ इसलिए अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाते कि उनका पूरा ध्यान इसी बात पर लगा रहता है कि उन्हें क्या बोलना है। अपने कान वे खुले रखते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुंह खोलना जानते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी दूसरे को सुनिए, उससे प्रश्न पूछिए, उसे जताइए कि आपकी दिलचस्पी उसकी बातों में है। उसकी ओर देखिए, विषय से अलग होकर उसकी बात में रुकावट मत डालिए जब तक कि उसकी बात पूरी ना हो जाए। सुनते समय उसकी ओर थोड़ा झुककर भी उसकी तरफ देखिए ताकि उसे लगे कि आप सचमुच उसके एक एक शब्द में दिलचस्पी ले रहे हैं। बीच बीच में सहमति के शब्द हां हूं भी कहें। ये हल्की सी विनम्रता आपको दूसरों का चहेता बनाती है। क्या आप दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने में उदारता बरतते हैं? जिस तरह पृथ्वी गोल है, उसी तरह पारस्परिक व्यवहार भी दो इकाइयों की धुरी पर ही घूमता रहता है, और वो हैं आप स्वयं और दूसरे लोग। और ये भी बार बार सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति अपने महत्व की आकांक्षा को सबसे ऊंचा स्थान देता है, और आपको इसी भावनात्मक स्थिति का सामना करते हुए दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करना है और उसे प्रभावित करना है। इसका एक बड़ा सीधा सा तरीका है कि आप दूसरे यानी सामने वाले व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। मान लीजिए कि आपका बॉस ऑफिस के कार्यों में पूरी तरह दिलचस्पी नहीं ले रहा। उसकी लापरवाही और उदासीनता की वजह से आपके ऑफिस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि उसके पीछे कारण क्या है।
हो सकता है आपके बॉस का अपनी पत्नी से कोई मनमुटाव चल रहा हो या वो किसी अन्य बिजनेस के बारे में सोच रहा हो। ये सभी चीजें निश्चित रूप से आदमी को उसके मूल लक्ष्य से विचलित करती हैं। तो तरीका क्या हो? आप अपने बॉस से बात करके पहले यह जानने का प्रयास करें कि क्या कारण है। आपको यह भी लग सकता है कि उनकी गलती है, पर ध्यान रहे आपको अभी यह नहीं कहना है। बॉस के अपने व्यक्तिगत विचार, अपने बारे में उनकी अपेक्षाएं, जो कुछ भी है उन्हें आप स्वीकारिए, दिल से स्वीकारिए, उन्हें बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। हर किसी को जीवन में और बेहतर करने के लिए उत्सुक होना ही चाहिए। आप अपने बॉस के पारिवारिक मामलों पर कह सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कि घर में अगर चैन नहीं है या पत्नी से हमेशा विवाद चलता रहता है तो मन को शांत और एकाग्र करना मुश्किल रहता है। जब आप अपने बॉस की बात को मान्यता देते हुए उसे बताते हैं, जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन सभी बातों से आपके कार्य पर और आपकी कुशलता पर भी प्रभाव पड़ता है। याद रखिए, आपको यह नहीं कहना कि प्रभाव पड़ रहा है। आप यही कहेंगे कि ऐसी स्थितियों से कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। तो निश्चित ही बॉस आपकी बातों को महत्व देगा। आपने उसकी त्रुटि को उसके सामने ला दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, न कि सीधे सीधे। दरअसल इस तरह आप दूसरे की इच्छाओं, उसके विचारों का सम्मान करते हुए एक कूटनीतिक तरीके से उसे उसकी त्रुटि का आभास करा रहे हैं, न कि सीधे सीधे उसे गलत ठहरा रहे हैं। ये बड़ी लाभ की स्थिति है दोनों के लिए ही, क्योंकि बिना किसी कटुता के वो सिद्ध हो जाता है जो आप चाहते हैं। सामने वाले व्यक्ति से बात करते हुए जानते हैं सबसे अधिक और लंबा प्रभाव क्या चीज छोड़ती है? सोचिए जरा। नहीं तो जरा मुस्कुराइए। वाह, सारे माहौल पर क्या खुशगवारी तारी हो गई है इन मुस्कुराहटों से। जी, मुस्कुराना भी एक कला है। यकीन मानिए, मुस्कुराना भी बहुत मुश्किल है। किसी शायर ने कहा है, इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। यानी आज के युग में मुस्कुराना सचमुच एक नायाब सी चीज है। दोस्तों, अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं, लोगों में प्रिय होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मुस्कुराना सीखें। हंसने हंसाने की आदत इंसान को हर एक का प्यारा बना देती है। हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। लोग उसके पास चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। अनजान लोगों से भी वो हंसकर बात करता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग पहली ही मुलाकात में लोगों के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कारण उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। किसी भी अच्छी मॉडल, रिसेप्शनिस्ट या एयर होस्टेस को देखें तो वो हमेशा मुस्कुराती नजर आएगी। कल्पना कीजिए, अगर उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाए, क्या तब भी वो उतनी ही खूबसूरत दिखेगी? दोस्तों,
आपके चेहरे की मुस्कान लोगों को एक संदेश देती है। वास्तव में जो आप मुस्कान से प्राप्त कर सकते हैं, तलवार से नहीं। आप अपने बच्चे का ही उदाहरण ले लें। आपने उससे वादा किया था, आज आप घर लौटते हुए उसके लिए चॉकलेट लाएंगे। आप थके हुए हैं, उसकी चॉकलेट भूल गए। बच्चा आपसे चॉकलेट मांगता है। आप उसे देखकर मुस्कुराइए। वो आपसे चॉकलेट फिर मांगेगा, 1, 2, 3 बार। फिर हल्के लाड से झुंझलाकर कहेगा, पापा क्या है, मैं आपसे चॉकलेट मांग रहा हूं और आप मुस्कुराए जा रहे हैं। मुझे पता है आप चॉकलेट नहीं लाए होंगे। आप उसे गोद में लेकर मुस्कुराते हुए कहिए, हाँ बेटा, आज मैं भूल गया अपने बच्चे के लिए चॉकलेट लाना। आप उसे प्यार करिए। आप जानते हैं क्या होगा? थोड़ा सा मुंह फुलाते हुए, आपके बालों में हाथ फेरते हुए वो आपसे लाड से कहेगा, कल मैं 2 चॉकलेट लूंगा। आप हां कर देते हैं। फिर वो आपकी गोद से उतरेगा और वो आपसे पूछ सकता है, पापा आपके लिए पानी लाऊं? इसके उलट अगर उसके ये पूछते ही, पापा आप मेरी चॉकलेट लाए, आप अपने चेहरे की नसों को तानकर, होंठ सिकोड़कर गुस्से से उसे डांट देते हैं, तो इससे आप क्या हासिल कर लेंगे? एक तो आप अपने चेहरे की मसल्स को मार रहे हैं, दूसरे आप औरों को भी खुद से अलग कर रहे हैं। याद रखिए, कोई आपका हमेशा सूजा मुंह, तनी भवें, सिकुड़े होंठ और चढ़ी नाक वाला विकृत चेहरा पसंद नहीं करता। कहा भी गया है कि मुस्कान में तेवर से ज्यादा शक्ति है। मुस्कान से आप सामने वाले को ऊर्जा से भरते हुए प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, जबकि तने चेहरे से आप सामने वाले को नकारने का, उसे दंडित करने का सा आभास देते हैं। और स्वाभाविक है कि कोई भी नकार और दंड की तुलना में प्रोत्साहन को अधिक महत्व देगा। जब भी आपका किसी से सामना हो तो कुछ बोलने से पहले ही अपनी मुस्कान बिखेर दें, फिर देखिए क्या होता है। कई बार आलोचना अनिवार्य हो जाती है, यानी आलोचना किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब आप क्या करें? सीधी सी बात है कि जब आप दूसरे की आलोचना करते हैं तो पहले अपनी गलतियां गिनिए, उन्हें दूसरों के सामने रखिए। और दूसरी बात है कि आलोचना से पहले बात को दूसरे की सच्ची प्रशंसा से शुरू करें। एक बात और ध्यान रखें कि आलोचना नितांत एकांत में, जब आप और वो ही हो, कोई तीसरा ना हो, तभी करें। और ये भी कि आलोचना सिर्फ एक बार करें, उसे बार बार दोहराएं नहीं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे का नाम याद नहीं रख पाते। वास्तव में तो आप दूसरे की उपेक्षा करते हुए, उसे महत्वहीन मानते हुए, किसी के नाम पर ध्यान केंद्रित करने, उसे अपने मस्तिष्क में बिठाने का ना तो प्रयास करते हैं, ना समय देते हैं, और ना ही आपकी इसमें कोई दिलचस्पी होती है। और आपके पास
इसका एक सीधा सा तर्क होता है। जानते हैं क्या? अरे छोड़िए साहब, जीवन में इतनी सारी व्यस्तताएं हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख पाना कहां मुमकिन है हमारे लिए। दोस्तों, एक कुत्ते का भी अगर आप नाम रख देते हैं, और कुत्ते का ही क्यों, किसी भी जानवर का, और बार बार आप उसे उसी नाम से संबोधित करते हैं, तो वो उसकी आइडेंटिटी बन जाता है, उसकी पहचान बन जाता है। तो फिर आदमी की तो बात ही अलग है। अगर आप किसी ऐसे आदमी से जिससे आप पहले भी कई बार मिल चुके हों, इस तरह बात करें, माफ कीजिए, मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा, तो निश्चित मानिए कि आप उसकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, क्योंकि नाम उसकी व्यक्तिगत आइडेंटिटी है, और उसे याद न रख आपने उसकी व्यक्तिगत पहचान को नकारा है, उसके होने की उपेक्षा की है। व्यक्ति की अपनी पहचान, उसका नाम, उसके लिए संसार का सबसे मधुर और प्रिय शब्द होता है। जब आप किसी का नाम लेकर उसे बुलाते हैं, तो उसे अच्छा लगता है कि आपने उसे याद रखा है। दूसरों के नाम याद रखने के क्रम में एक काम हम और कर सकते हैं, वो ये कि हम एक ऐसी टेलीफोन डायरी मेंटेन करें जिसमें सभी के नामों के साथ ही साथ टेलीफोन नंबर भी हो। संबंधों को हमेशा जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि समय समय पर आप सभी के हालचाल पूछने के लिए औपचारिक तौर पर ही सही कर्टसी कॉल लोगों को करते रहें। टेलीफोन के बारे में एक बात कही गई है कि जिस दिन हम बिना मतलब के फोन करना बंद कर देते हैं, उसी दिन से हम अपने रिश्तों पर विराम लगाना शुरू कर देते हैं। संबंधों की गर्माहट तभी बनी रहती है जब स्वार्थ और हित से ऊपर उठकर हम दूसरों से जुड़े रहने की, उनके बारे में चिंतित होने और सोचने की ललक भी दिखाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि टेलीफोन आप सिर्फ उन्हीं लोगों को करें जो आपसे लंबे अरसे से जुड़े हैं। जो आदमी आपसे बिल्कुल पहली बार मिला हो, उसके प्रति भी प्रेम और अपनत्व का व्यवहार करें। उसी प्रेम और अपनत्व का जो आप उनके साथ करते हैं जिनसे आपके लंबे अरसे से संबंध हैं। नए व्यक्ति को भी वही प्रेम दीजिए और उससे उसका फोन नंबर लीजिए। जब आप उसे उसके नाम से फोन करेंगे, तो वो महसूस करेगा कि आपने उसे याद रखा है। और यह सिर्फ याद रखने का ही मामला नहीं होता। जब आप अपने निजी सरोकारों से अलग दूसरों को फोन करते हैं और उनके बारे में पूछते हैं, तो आप संपर्कों को जीवंतता प्रदान कर रहे होते हैं। लोग आपके साथ होते हैं और आप तब जान पाते हैं कि आपको क्या हासिल हुआ। हर सच मानिए, जो हासिल होता है वो अनमोल है। आप लोगों के जन्मदिन, विवाह की सालगिरह या उनसे जुड़े ऐसे ही अन्य खास अवसरों को नोट करके रखिए। उन्हें उन विशेष अवसरों पर फोन करके बधाई दीजिए। उनके बच्चों के जन्मदिन, उनके कुछ उपलब्धि प्राप्त करने के अवसरों पर उन्हें बधाई दीजिए। कभी कभी यूं ही फोन करके कहिए,
हाँ शर्मा जी, आपकी बहुत याद आ रही थी। बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए, आपके बारे में कोई खबर नहीं मिली, सोचा आपको फोन ही कर लूं। कभी कभी यह भी होता है कि आप किसी आदमी को फोन नहीं कर पाते और एक लंबे अरसे बाद अचानक उसका फोन आ जाता है। आपको उस समय कहना चाहिए, सच मानिए आपकी बहुत याद आ रही थी और मैं भी आपको फोन करने ही वाला था। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये दूसरों के दिलों पर एक गहरा असर डालती हैं। आपने श्री सूर्या सिन्हा की कैसेट जीतिए आप भी दूसरों का दिल के भाग 2 की साइड ए को सुना। इस कैसेट को आगे सुनने के लिए कृपया कैसेट को साइड बी की तरफ पलटिए। अब आप श्री सूर्या सिन्हा की कैसेट जीतिए आप भी दूसरों का दिल के भाग 2 की साइड बी सुन रहे हैं। दोस्तों, दूसरों का दिल जीतने की कला में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण अपनी भूमिका निभाता है। जानते हैं वो क्या है? आपको अक्सर इस बात पर झुंझलाहट का सामना करना पड़ता है कि आप लोगों को किस तरह से अपना बनाएं, कैसे उनका विश्वास जीतें। ऐसा कैसे हो कि लोग आप पर विश्वास करें? इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप कर पाएं तो। वो ये कि आप जो कुछ भी अपने बारे में स्थापित करना चाहते हैं या मनवाना चाहते हैं, उसे सीधे सीधे ना कहें। मान लीजिए कि आप तैराकी का अच्छा प्रशिक्षण दे सकते हैं और इसी को अपना व्यवसाय भी बनाना चाहते हैं, तो क्या यह तरीका सही होगा कि आप ये प्रचार करते फिरें कि आप देश दुनिया के बेहतरीन तैराकी प्रशिक्षक हैं? जी नहीं। सही तरीका यह है कि जो लोग आपसे तैराकी सीख चुके हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनका इस्तेमाल करें। अगर आपसे आकर कोई यह पूछता है, देखिए जनाब, आप अच्छे प्रशिक्षक हैं, मैं कैसे मानूं? प्रश्न वाकई महत्वपूर्ण है और सीधा भी। अब आप क्या करेंगे? बजाय इसके कि आप कहें, जी हां, मैं बहुत अच्छा प्रशिक्षक हूं, आप खुद आजमा कर देख लीजिए। नहीं दोस्तों, आपको चाहिए कि आप ये कहें, देखिए अमुक व्यक्ति मेरे पास आया था, उसने मुझसे ही तैराकी सीखी है। मैंने सुना है कि वो सभी से यही कहता है कि मेरी ट्रेनिंग से उसे काफी लाभ हुआ है। आप चाहें तो उसे पूछ सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं, देखिए लोगों का कहना है कि मेरे यहां तैराकी सीखते समय डूबने की बात तो बहुत दूर है। आज तक कोई भी स्टूडेंट्स तैराकी सीखने से पूर्व गहरे पानी में जा भी नहीं पाया, क्योंकि मैं पर्सनली उनमें रुचि लेकर पूरे समय तक वहां पर मौजूद रहता हूं और अपने सभी स्टूडेंट्स में पर्सनली इंटरेस्ट भी लेता हूं। दोस्तों, तैराकी के प्रशिक्षण के लिए लड़कियां भी आती हैं। उनके पेरेंट्स निश्चित ही उनकी सुरक्षा का प्रश्न उठाकर आपके चरित्र को टटोलने की कोशिश करेंगे, ये कहने की बजाय कि आप एक दूध के धुले हुए सच्चरित्र इंसान हैं। आप यहां भी अपने लिए किसी अन्य से वक्तव्य दिलवाइए। आप उन्हें बताइए, पिछली बार जो लड़कियां यहां से सीख कर गई हैं, उनका यह कहना है कि मेरे यहां उन्हें एक बिल्कुल निडर वातावरण मिला और मैंने उनसे वास्तव में ही शिष्याओं की तरह व्यवहार किया और लड़की होने के नाते उनके प्रति एक अतिरिक्त सतर्कता बरती, जैसा कि माँ बाप या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बरतते हैं। वास्तव में है क्या कि जब आप अपने बारे में सीधे सीधे स्वयं बोलते हैं
तो लोग आपके दावे के पूरे खरेपन पर शक करने लगते हैं, और जब वही बात किसी अन्य माध्यम से उनके सामने आती है तो वे उस पर सहज विश्वास करने लगते हैं। यह एक विचित्र मनोविज्ञान है। जीवन के हर क्षेत्र में प्रयास ये करिए कि आपके लिए कोई और ही बोले। सीधे वक्तव्य से बचते हुए अप्रत्यक्ष किसी अन्य का हवाला दें। आप पाएंगे कि लोगों का विश्वास आप पर जमता चला जा रहा है। दूसरों को प्रभावित करने, अपने प्रति उनमें विश्वास जगाने के लिए यह जरूरी है कि वे आपको अपना माने, अपने हितों का पोषक माने। इस विषय में आगे बढ़ते हुए आइए देखें कि छोटे छोटे से सुधार पर भी किसी का मनोबल बढ़ाना और प्रोत्साहन के शब्द कहना कितना असरकारक साबित हो सकता है। आप पाएंगे कि निश्चित रूप से इसका प्रभाव बड़ा ही चमत्कारिक होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से दूसरे के सामने रखें। मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं। आपकी कक्षा में अच्छे बुरे, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि सभी तरह के छात्र होंगे। अब आपका ध्यान अगर सिर्फ उन्हीं छात्रों पर रहता है जो पढ़ने लिखने में तेज हैं, और उन छात्रों के प्रति आप उदासीनता और उपेक्षा का भाव अपनाते हैं जो औसत से नीचे हैं, तो आपको मालूम है कि आप उन छात्रों का मनोबल गिरा रहे हैं। वो छात्र जो पढ़ने लिखने में तेज हैं, ये ठीक है कि आपके प्रोत्साहन के शब्दों का उन पर अच्छा ही असर होगा, पर उन्हें ये भी पता होता है कि वे स्वयं इस लायक हैं कि आपको उनकी तारीफ करनी ही होगी। हो सकता है स्कूल से निकलने के बाद वो आपको उतनी शिद्दत से याद ना रखे, पर वो छात्र जो पढ़ाई में कुछ कमजोर है, अगर उन्हें आप थोड़ा सा भी प्रोत्साहन दें तो उनमें यह भावना जागेगी कि आप उनके हितों के विषय में सोच रहे हैं और वे आप पर विश्वास करने के लिए तैयार होंगे। आप अपने छात्रों से उनके विषय में बात करें। ये खोजें कि उनकी कमजोरियां कहां-कहां हैं, उसमें सुधार के बारे में उन्हें बताएं, उसे ये बताते हुए कि उसका सुधार अगर होता है तो आगे जाकर वो इस क्षेत्र में कहां तक जाएगा और उसका क्या सम्मान होगा। उसे एक इमेज दें। अब आप देखेंगे कि वो उस दिशा में प्रयासरत है। थोड़ा सा भी उनके कार्य में सुधार आने पर आप उनकी तारीफ करें। अगर कोई बच्चा निबंध नहीं लिख पाता था और अब उसने 2-4 शब्द लिखने का प्रयास कर लिया है, तो उसकी तारीफ करें, हर सुधार पर तारीफ करें और उसे बताएं कि वो अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। उसमें यह कुव्वत है कि वो टॉपर भी बन सकता है। इस तरह आप उसे भीतर से एक इमेज, एक अलग छवि देते हुए उस छवि को बरकरार रखने की ललक उसमें पैदा कर रहे होते हैं। अगर कोई छात्र बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है तो भी चाहे झूठे ही सही, तसल्ली के 2 मीठे शब्द आप उससे कहकर उसके उत्साह को एक बल दे रहे होते हैं और उसके भीतर बैठे भय को बाहर निकाल फेंकने का रास्ता उसे दे रहे होते हैं। आप कह सकते हैं, अरे तुमने तो बहुत अच्छा किया है, जबकि आप जानते हैं
कि उसने कुछ नहीं किया। अब आप कहें कि ऐसे ऐसे करो तो और भी अच्छा होगा। तो जब आप छोटे से छोटे सुधार की भी तारीफ करते हैं, कई बार सिर्फ दिल रखने के लिए ही प्रोत्साहन के शब्द कहते हैं और किसी को एक विशिष्ट छवि में बना रहे होते हैं, तो आप उसका विकास करने के साथ ही अपने आप पर उस आदमी के विश्वास को भी मजबूती प्रदान कर रहे होते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि आप अपनी बात को कैसे प्रभावशाली तरीके से कहें कि लोगों की उसमें दिलचस्पी पैदा हो। यह तो आप मानेंगे ही कि किसी भी बात को जितना आप रोचक तरीके से पेश कर पाएंगे, उतना ही उसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ती चली जाएगी। शोमैनशिप की इस दुनिया में सिर्फ सच कहना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी प्रस्तुति का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कभी आप अपनी बात को किसी के सामने रखें, तो कोशिश कीजिए कि उनमें सपाट बयानी की बोझिलता और रूखापन ना होकर एक ह्यूमर और अगर संभव हो तो नाटकीयता का भी टच होना चाहिए। अपने विचारों के इस नाटकीय रोचक प्रस्तुतिकरण को आप जीवन के किसी भी पहलू में, क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, व्यक्ति का नैसर्गिक स्वभाव है नीरसता से सरसता की ओर जाना। तो जब आप अपने विचार दूसरों के सामने रखें, तो ध्यान रखिए कि नितांत रूखे तथ्यों को भी सरस और रोचक बनाने की कला आपको आती है। आप बातों को रोचक, नाटकीय और प्रभावशाली ढंग से पेश करने को तो तैयार हैं, पर आपका अपनी भाषा, अपनी जबान पर नियंत्रण नहीं है, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी बात कहते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके शब्दों और जबान पर आपका नियंत्रण हो और वे दूसरे को भले भी लगें। ऐसा ना हो कि सामने वाला आपकी बातें सुनकर भड़क जाए, बिदक जाए और बनते काम भी बिगड़ जाएं। महाभारत तो आप सभी जानते हैं। द्रौपदी के सिर्फ 3 शब्दों, अंधे का पुत्र अंधा, ने महाभारत जैसे भीषण युद्ध को जन्म दिया। और इस युद्ध में कितनी जनधन की हानि हुई, इतिहास इस बात का गवाह है। द्रौपदी दुर्योधन को पसंद नहीं करते थे और तेज धूप के कारण जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के रिफ्लेक्शन से पानी का भ्रम पैदा हुआ, तो अनायास चलते चलते दुर्योधन ने अपनी धोती अपने टखनों से कुछ ऊपर सरका ली ताकि वो पानी में ना भीगे। और द्रौपदी यह घटना देख रही थी। दुर्योधन के प्रति रोष की प्रतिक्रिया में वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाई और ये शब्द उसके मुंह से निकल गए। इसी बात को अगर वो भ्रम की स्थिति में अनायास हो जाने वाली एक स्वाभाविक घटना मान लेती तो कुछ भी नहीं होता। पर दुर्योधन पर किया गया द्रौपदी का व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष आगे चलकर कितना विनाशकारी साबित हुआ, हम सभी जानते हैं। एक छोटी सी कहानी भी है। किसी राजा के पास एक बुद्धिमान गुलाम था। राजा ने उससे पूछा, दुनिया की बेहतरीन चीज क्या है? गुलाम ने जवाब दिया, हुजूर, जबान। राजा ने फिर पूछा, और बदतरीन?
गुलाम ने फिर जवाब दिया, हुजूर, जबान। राजा हैरान हो गया। उसने पूछा, यह कैसे हो सकता है कि दुनिया की बेहतरीन और बदतरीन दोनों ही चीजें जबान हो? गुलाम ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर हम जबान से अच्छा और मीठा बोलते हैं और सबके हक की बात करते हैं तो दुनिया में हम सबका प्यार, इनामो इकराम पाते हैं। और इसी जबान से अगर कड़वा बोलते हैं तो लानत, मलामत मिलती है। इसी जबान की वजह से फांसी के फंदे पर भी चढ़ जाना पड़ता है। इसलिए हुजूर, ये दुनिया की बेहतरीन शय भी है और बदतरीन भी। राजा इतना खुश हुआ कि उसने उसी समय उस गुलाम को अपनी गुलामी से मुक्त कर दिया। दूसरों के मन में अपने प्रति प्रेम पाने के लिए लोगों से अच्छा ही बोलें। कहा भी गया है, वो व्यक्ति वास्तव में ही बुद्धिमान है जो क्रोधावस्था में भी गलत नहीं बोलता। आपकी मिलनसारिता, आपके स्वभाव की विनम्रता और व्यवहार की सच्चाई और ईमानदारी, यकीन मानिए, आपको जीवन में इतना ऊंचा उठा देती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरों के दुख में शामिल होना, सहानुभूति दिखाना, दूसरों के दुख के समय उनके मनोबल को न गिरने देना बल्कि बढ़ाना एक इंसानी धर्म है। कुछ लोग सिर्फ अपने आप में ही मस्त रहते हैं। उनके अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है इसकी भी उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। एक इंसान होने के नाते उन्हें चाहिए कि अपने आसपास की जानकारी का भी ख्याल रखें। अगर उनके पड़ोस में कोई बीमार है तो उसे देखने जाएं। कुछ लोग ये सोचते हैं, अरे भाई, अगर हम चले भी गए तो हम क्या कर लेंगे? और भाई, उसे तो बहुत खतरनाक बीमारी है, कहीं वो बीमारी हमें ना लग जाए। ऐसे लोग अपने आप को सामाजिक मेलजोल से बचाए रखना चाहते हैं, जबकि उनकी स्वयं के प्रति अपनी इच्छा यह होती है कि अगर उनके साथ कभी कोई मुसीबत या बीमारी आए तो पूरे शहर के लोग, सभी जानकार और रिश्तेदार उनके घर आएं और उनसे सहानुभूति दिखाएं। आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो पहले आपको ऐसा बनना पड़ेगा, मिलनसार होना होगा। अगर आप दूसरों के दुख में शामिल होकर सहानुभूति दिखाते हैं तो आप एक अच्छे और दूसरों के सुख दुख में काम आने वाले इंसान के रूप में जाने जाएंगे और लोग भी आपके दुख सुख के वक्त आपके साथ होंगे। इसलिए हमेशा लोगों से मिलनसार व्यवहार बनाए रखें। इसी क्रम में आपके व्यवहार की सच्चाई के साथ साथ ही दूसरों का आभार व्यक्त करने का हुनर भी आपको जीवन में दूसरों के प्रति व्यवहार में बहुत सहायता देता है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रति सच्चे हों, अपने लक्ष्यों का आपको पता हो और दूसरों के प्रति भी आप उसी सच्चाई से पेश आएं। दरअसल जब आप सच्चे होते हैं तो आपका मन हल्का होता है, आपके दिल पर कोई बोझ नहीं होता। पर जब आप सच्चाई से अलग होते हैं तो अपने झूठों को बचाए रखने के लिए आपको हजारों हजार उपाय और तिकड़में सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि आपका अभिमान उससे जुड़ा है और आपके लिए वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। आप एक असुरक्षा के भाव से घिर जाते हैं और झूठ और फरेब की चार दीवारी अपने चारों ओर बना लेते हैं।
पर उससे आपके दिल पर बोझ बढ़ता है, आपकी बेचैनी बढ़ती है और आप कभी भी चैन और सुकून से नहीं बैठ सकते। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि अगर उनसे आपका कोई काम सिद्ध हो रहा है तो ये उनका आपके लिए किया गया काम है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, रुपया, पैसा, श्रम, सलाह या अन्य किसी भी प्रकार की मदद। आपको उनका आभार भी व्यक्त करना चाहिए और आभार भी सिर्फ क्षणिक ना हो। होता क्या है कि जब किसी से हमारा कोई काम अटक रहा होता है तो हम दिन रात उसके चक्कर काटते हैं और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि आपकी प्राथमिकता उस समय वो काम होती है तो आपका अधिक ध्यान उसी ओर जाता है। अब काम पूरा हो जाने के बाद उसकी प्राथमिकता समाप्त हो जाती है। आप जब दूसरे कामों में फंस जाते हैं तो उस आदमी के पास आपका निरंतर आना जाना नहीं हो पाता और लोग कह भी देते हैं, यार काम था तो 50 चक्कर काटे, अब काम निकल गया तो कोई खोज खबर भी नहीं। सही बात तो यह है कि ऐसा हो भी नहीं सकता कि आप एक ही आदमी के सारी जिंदगी दिन में 50 चक्कर रोज सिर्फ इसलिए काटें कि उसने कभी आपका कोई काम किया था और उस आदमी की भी आपसे ये अपेक्षा बेमानी है, क्योंकि ये अव्यावहारिक है। पर जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आपने अपना काम हो जाने के बाद ईमानदारी से उसका आभार व्यक्त किया या नहीं, और ये भी कि आपके मन में उस आदमी का वो काम हमेशा जिंदा रहता है या नहीं। तरीका यह है कि जब भी आपका आमना सामना उस आदमी से हो तो आप गर्मजोशी से मिलें, उसे विश करें, ताकि उसे ये एहसास हो कि आप उसे भूले नहीं हैं, और संभव हो तो फोन करके भी कभी कभी उसके हालचाल पूछ लें। कहने का कुल तात्पर्य यह है कि जिस आदमी का आपके कार्य में कभी कहीं कोई योगदान रहा है तो जैसा व्यवहार आप काम निकलवाते समय करते हैं वैसा ही व्यवहार काम निकल जाने के बाद भी आपका उससे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि काम निकलने के बाद आप उस आदमी से आंखें फेर लें। इस तरह आप दोबारा कभी उस आदमी से कार्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे, और अगर यही आपका व्यवहार बन जाता है तो आप धीरे धीरे अकेले हो जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं होगा। दोस्तों, हमने जीतिए आप भी दूसरों का दिल पर चर्चा के दौरान बहुत सारे विषयों पर, बिंदुओं पर बात की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हम अब चर्चा करेंगे वो है इंडिविजुअलिटी, यानी कि किसी व्यक्ति की वो बेहद व्यक्तिगत बातें, आदतें या अन्य भावनाएं जिन्हें वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, यहां तक कि पति पत्नी के सबसे नजदीकी रिश्ते में भी नहीं। ये इंडिविजुअलिटी के व्यवहारिक पक्ष अलग अलग हो सकते हैं। किसी के जीवन में प्रेम प्रसंग से जुड़ी घटना हो सकती है तो किसी की कोई आदत हो सकती है, जैसे कि
नहाने के बाद 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके लेटना। किसी की असफलता के कुछ बिंदु हो सकते हैं, तो किसी के लिए जीवन में किसी और के हाथों भावनात्मक रूप से लुटे जाने, छले जाने की पीड़ा। इस तरह की अनेक बातें हो सकती हैं जिन्हें व्यक्ति किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, और इन बातों का छेड़ा जाना तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दूसरों से संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप किसी की इंडिविजुअलिटी को न छेड़ें, बल्कि दूसरे की इंडिविजुअलिटी का सम्मान करें, क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि कोई आपकी इंडिविजुअलिटी को छेड़े। दोस्तों, हमने शुरू में इस बात पर चर्चा की थी कि किस तरह अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मनुष्य मानव सभ्यता के विकास की मूल प्रेरणा बना। मनुष्य के विवेक का ही यह फल है कि नए नए प्रयोगों, खोजों और तकनीकों के बल पर आज दुनिया बहुत छोटी सी लगने लगी है, और सभ्यता के नए आयामों के साथ ही विभिन्न संस्कृतियां आपस में आज कहीं ज्यादा तेजी से घुल मिल रही हैं, जिस कारण आदमी के और करीब हो गया है। जहां आदमी आज पृथ्वी से आगे जाकर चांद, मंगल, बृहस्पति जैसे ग्रहों तक भी अपनी पहुंच बना चुका है, वहीं एक चीज जो इस तेजी से भागते दुनिया में लगातार कम होती जा रही है, वो है प्रेम, लगाव और एक दूसरे के प्रति चिंता का भाव। हर धर्म, दर्शन और विचार में चाहे अलग अलग राहों से ही सही, पर अंतिम लक्ष्य प्रेम को ही माना गया है। और प्रेम का अर्थ है एक ऐसा व्यवहार जो दूसरों के हितों को, उनकी चिंताओं को भी महत्व देता हो। ऐसा व्यवहार जिसके जरिए हम सभी को अपना बना सकें और सभी के चहेते बन सकें। हमारे पूर्वजों ने जिस मानव सभ्यता की नींव डाली थी, उसे और मजबूत करना है, उस नींव पर बनी इमारत को और ऊंचा उठाना है, तो हमें दूसरों के साथ अपने व्यवहार को इस तरह लचीला बनाना होगा कि हम सहजता से दूसरों का दिल जीत सकें। आज की चर्चा के बाद अगर आप लोगों में कोई परिवर्तन होता है, थोड़ा सा भी, तो निश्चित मानिए कि हमारी आज की चर्चा सार्थक रही है, और हम सेल्फ रिफाइनमेंट के साथ ही साथ सफलता की महान ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। यही हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने पहल एक सुगठित समाज की कल्पना की थी। धन्यवाद। आपने मानव प्रशिक्षक एवं प्रेरक श्री सूर्या सिन्हा की कसट जीतिए आप भी दूसरों का दिल को सुना एवं जाना कि किस प्रकार सरल और सहज तरीकों से अपने व्यवहार को थोड़ा सा ही लचीला बनाकर आप लोगों पर अपना प्रभाव डाल उन्हें अपना बना सकते हैं और जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छू सकते हैं। अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इन कसट्स को बार बार सुने, तब तक जब तक कि आपको ये एहसास न हो जाए कि आप इनमें बताए गए सरल और सहज तरीकों से अपने व्यवहार को सर्वप्रिय बनाने में सक्षम हो गए हैं। यदि आप इस अनूठे व्यक्तित्व के स्वामी श्री सूर्या सिन्हा के अन्य वक्तव्यों को सुनना चाहते हैं,
तो आज ही ले आइए उनके अन्य कैसेट्स और बनाइए स्वयं को भी एक अनूठे व्यक्तित्व का स्वामी।